हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आपको हमने पिछली क्लास में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया था और आज मैं उसका महात्मा गांधी का जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है फ्रेंड, तो देखिए इसमें शुरू करते हैं सत्य से। अब गांधी जी के अनुसार सत्य के दो रूप बताए गए हैं। ठीक है, तो दो रूप कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला रूप देखिए, तो गांधी जी ने पहला रूप बताया है कि सापेक्ष सत्य या स्थूल सत्य। ठीक है, जिसका साक्षात्कार मनुष्य को देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार होता है। ये पहला रूप बताया गांधी जी ने। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार सत्य के दो रूप कौन से होते हैं। तो पहला रूप और दूसरा रूप, ये दोनों रूप आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा रूप क्या है। तो गांधी जी के अनुसार दूसरा रूप है कि निरपेक्ष सत्य या सूक्ष्म सत्य है, जो पूर्ण रूप से सर्वव्यापक या असीमित व काल तथा दिशा से परे होता है। तो ये दो रूप बताए गांधी जी ने सत्य के, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि पूर्ण सत्य का अर्थ गांधी जी ईश्वर के अर्थ में ग्रहण करते थे। पूर्ण सत्य का मतलब क्या है? तो गांधी जी कहते हैं कि जो पूर्ण सत्य वह क्या है? ईश्वर है। और गांधी जी का मत था कि वास्तविक अस्तित्व मतलब ईश्वर ही सत्य है, तथा इसलिए वे कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी जी कहते हैं, ये गांधी जी के विचार है सत्य के बारे में। इसके बाद फिर गांधी जी के अनुसार पूर्ण सत्य में ऐश्वर्य वह पूर्ण आनंद होता है। गांधी जी कहते हैं कि जो पूर्ण सत्य होता है उसमें ऐश्वर्य होता है, उसमें आनंद होता है। इसके बाद फिर इसलिए ईश्वर को सत्य, चित्त और आनंद उन्होंने कहा है। मतलब मस्तिष्क को जो सच्चा आनंद प्रदान करते हैं वह परम पिता परमेश्वर ही प्रदान कर सकते हैं, ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर और इनका जो यह विचार था यह सत्याग्रह दर्शन पर ही आधारित था। अब इसके बाद देखिए अहिंसा। अब अहिंसा का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी प्राणी, जीव, जंतु या कोई भी हो उसके प्रति हिंसा न रखना अहिंसा कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव न रखना। इसके बाद में मारपीट न करना, खून खराबा न करना। इसके बाद फिर गलत विचार न लाना, ये सब क्या है? अहिंसा है। ठीक है, तो गांधी जी मानते थे कि संसार में हिंसा का अस्तित्व नहीं है, पर ऐसा होते हुए भी वे अहिंसा को मानव जाति जगत का मूल नियम व संचालक शक्ति ही मानते थे। तथा गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा पर चलकर ही मानव ऊपर उठ सकता है। जो व्यक्ति हिंसा के रास्ते पर चलेगा वह ऊपर उठ नहीं सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो गांधी जी का कहना था कि जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलेगा वह शीघ्रता से विकास कर सकता है, वह आगे तेजी से बढ़ सकता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो पक्ष होते हैं। तो दो पक्ष कौन कौन से? तो पहला होता है नकारात्मक और दूसरा होता है सकारात्मक। ये दो पक्ष होते हैं इसके अहिंसा के, जो गांधी जी बताते हैं। अब इसमें देखिए, पहला देखिए नकारात्मक पक्ष। अब नकारात्मक पक्ष इसका अर्थ क्या बताते हैं गांधी जी? तो इसमें कहते हैं गांधी जी कि किसी प्राणी को काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर हिंसा न करना या हिंसा न पहुंचाना, ये अहिंसा का नकारात्मक रूप होता है। इसके बाद फिर दूसरा रूप होता है सकारात्मक। अब सकारात्मक अहिंसा क्या होती है? तो प्रेम, धैर्य, अन्याय, विरोध और वीरता, इसमें से एक या एक से अधिक तत्वों से युक्त अहिंसा सकारात्मक अहिंसा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो रूप कौन से हैं? तो सकारात्मक और नकारात्मक। इनके अर्थ भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि नकारात्मक हिंसा गांधी जी के अनुसार किसे कहते हैं, या फिर सकारात्मक हिंसा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सकारात्मक हिंसा गांधी जी के अनुसार किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे सत्य अहिंसा का अंतर संबंध। तो गांधी जी की संपूर्ण विचारधारा की आधारशिला सत्य और अहिंसा है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो गांधी जी की संपूर्ण जो विचारधारा है
वह सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है और गांधी जी या गांधीवाद इस रूप में सत्य की साधना का विज्ञान है। इसके बाद अहिंसा सत्य के साक्षात्कार का साधन है। इसके बाद किंतु इन दोनों में से गांधी जी सत्य को अहिंसा से उच्च स्थान देते हैं। तो एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी अहिंसा से उच्च स्थान किसे देते हैं, तो ये सत्य को ही देते हैं। और गांधी जी के अनुसार कि सत्य के लिए अहिंसा का त्याग किया जा सकता है, किंतु अहिंसा के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि सत्य के लिए अहिंसा को हम छोड़ सकते हैं या अहिंसा का त्याग कर सकते हैं, परंतु अहिंसा के लिए हम सत्य को नहीं छोड़ सकते, हम सत्य का त्याग नहीं कर सकते, ये गांधी जी बताते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे अगला है कि अहिंसा निष्क्रिय नहीं होती। गांधी जी का कहना है कि अहिंसा कोई निषेधात्मक मनोवृत्ति नहीं है और वे इसे सर्वव्यापक सिद्धांत मानते हैं। गांधी जी का कहना था कि व्यक्ति को अहिंसावादी होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति को अहिंसावादी होना चाहिए, परंतु व्यक्ति को अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय और अत्याचार के लिए व्यक्ति को उदासीन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को निष्क्रिय होकर इनको सहन नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। ये गांधी जी इससे संबंधित कहते हैं बातें जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा की विशेषताएं। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो पहली विशेषता होती है कि अहिंसा में पराजय का प्रश्न कभी उत्पन्न होता ही नहीं, ये गांधी जी कहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसकी पराजय कभी हो ही नहीं सकती और हिंसा की परिणति निश्चित पराजय है। और अगर कोई व्यक्ति हिंसा को अपनाता है, हिंसा को बढ़ावा देता है, तो उसकी पराजय निश्चित है। इसके बाद फिर अहिंसा में अंततः विजय सुनिश्चित होती है और यदि विजय जैसे शब्द का अहिंसा के लिए प्रयोग किया जाए, आ रहा समझ में, तो आपको याद रखना है कि अहिंसा में हमेशा विजय सुनिश्चित होती है अगर इसमें विजय जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो। इसके बाद फिर अहिंसा में मानव सुलभ संपूर्ण आत्मशुद्धि अंतर्निहित होती है। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसका वह आत्मशुद्धि उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तो वह किसी के भी प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं करता है, मतलब किसी के साथ न तो मारपीट करता है और नहीं खून खराबा करता है, नहीं किसी के प्रति गलत विचार रखता है। तो इसमें व्यक्ति की आत्मशुद्धि होती है, इसमें मन शुद्ध होता है अहिंसा का पालन करने से, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इसके बाद फिर अहिंसा की शक्ति अहिंसक व्यक्ति की हिंसा करने की योग्यता पर निर्भर करती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि अहिंसा बिना किसी अपवाद के हिंसा से श्रेष्ठ होती है। गांधी जी का कहना कुल मिलाकर कि जो अहिंसा होती है वह हिंसा से श्रेष्ठ होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला है कि जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलता है तो उसके चरित्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें अहिंसा मार्गी के चरित्र की विशेषताएं, तो जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलता है उसके लिए विशेषताएं बताइए गांधी जी ने। तो इसमें कुछ विशेषताओं का वर्णन है। तो पहली विशेषता यह होती है कि अहिंसा पर चलने वाले का कार्य दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कमजोर है, कमजोर से मतलब यहाँ पर कि शक्ति से कमजोर नहीं, ताकत बल से कमजोर नहीं, मतलब जो व्यक्ति अपने आपको सत्य साबित नहीं कर सकता या सत्य नहीं बोल सकता, ऐसा व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अहिंसा पर चलने का कार्य दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये गांधी जी कहते हैं। इसके बाद फिर मतलब जो व्यक्ति झूठ बोलता है और जो व्यक्ति दूसरों के बारे में गलत सोचता है वह व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो ऐसे लोगों को गांधी जी ने कहा है दुर्बल व्यक्ति। इसके बाद फिर अहिंसा पर चलने के लिए व्यक्ति के चरित्र में कुछ विशेष गुण भी होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि अहिंसावादी को निष्क्रिय न होकर सक्रिय होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है वह निष्क्रिय न रहे, हमेशा सक्रिय रहे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि अहिंसावादी मानसिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, मानसिक दृष्टि से सबल होना चाहिए,
ये गांधी जी कहते हैं। इसके बाद फिर अहिंसावादी की आत्मा शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है कि अहिंसावादी को धैर्यवान होना चाहिए। अहिंसा में सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब गांधी जी बताते हैं जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलता है उसके लिए। तो ये इसकी विशेषताएं हैं फ्रेंड, ये आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखिए आगे साधन और साध्य। तो देखिए इसमें राजनीति और नैतिकता के निकट संबंध को स्पष्ट करने के लिए गांधी जी ने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया है। ठीक है, मैकियावेली और उसके अनुयायियों के विपरीत गांधी जी साधन को साध्य से पहले रखते हैं। जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा, ये गांधी जी इस बारे में कहते हैं। इसके बाद फिर साध्य की प्रकृति साधन की प्रकृति से निर्धारित होती है और साधन की तुलना बीज से हम कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जैसे साधन क्या है, बीज है। अब साध्य को हमने क्या मान लिया, वृक्ष मान लिया। अब जैसा हम बीज डालेंगे वैसा वृक्ष बनेगा। अगर हम बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल का वृक्ष बनेगा, उसमें कांटे लगेंगे। अगर हम आम का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ बनेगा और उसमें आम लगेंगे। तो गांधी जी के अनुसार साधन हमने मान लिया किसी भी एक बीज को, जैसे आम का बीज हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर साध्य क्या हो गया, वृक्ष हो जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जैसा साधन होगा वैसा साध्य होगा। ठीक है, इसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं कि साधन और साध्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कोई अलग अलग नहीं होते, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इसे अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इसके बाद फिर साधन यदि अनैतिक होंगे तो साध्य चाहे कितना ही नैतिक क्यों न हो अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा और गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आ रहा समझ में? अगर कोई व्यक्ति शुरू से गलत रास्ता पकड़ लेगा तो वह अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विचार है गांधी जी के साधन और साध्य के बारे में। इसके बाद देखिए इसमें आगे महात्मा गांधी का नीति शास्त्र। अब गांधी जी के बारे में गांधी जी नीति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। तो देखिए गांधी जी एक महान देशभक्त थे, समाज सुधारक थे, दार्शनिक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। ये सारे गुण से संपन्न थे गांधी जी। ईश्वर में उनका अटूट विश्वास था। गांधी जी ईश्वर को बहुत मानते थे, भगवान की पूजा बहुत करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी अंधविश्वासी थे। ठीक है, गांधी जी तर्क में विश्वास रखने वाले थे और गांधी जी के अनुसार कि सत्य और ईश्वर एक ही वस्तु के 2 नाम हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि जो सत्य है वह ईश्वर है और जो ईश्वर है वही सत्य है। तो गांधी जी दोनों को एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। फिर इसके बाद में उन्होंने अपने विचारों को सदैव कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। इसके बाद फिर उनके दर्शन को गांधीवाद कहते हैं। ठीक है, गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने जो दर्शन दिए हैं, उन्होंने जो विचार दिए हैं उनको ही गांधीवाद के नाम से हम जानते हैं, किंतु वह स्वयं इस नाम को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी कहते थे कि मैंने अपने विचार दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें गांधीवाद कहें। मैं अपना कोई संप्रदाय नहीं चलाना चाहता या फिर मैं कोई अपना एक पंथ नहीं चलाना चाहता। ठीक है, तो गांधी जी इससे खुश नहीं थे। गांधी जी इस नाम को पसंद नहीं करते थे, गांधीवाद को पसंद नहीं करते थे गांधी जी। इसके बाद फिर उनके नीति शास्त्र में निम्नलिखित तत्व होते हैं। तो गांधी जी का जो नीति शास्त्र है तो उसमें कुछ तत्व शामिल हैं। तो पहला तत्व आता है इसमें ईश्वरवाद। अब ईश्वरवाद मतलब ईश्वर में विश्वास करना। तो गांधी जी ईश्वरवाद के संबंध में कहते हैं कि ईश्वर ही सिद्धि की चरम लक्ष्य है। मतलब कि जो ईश्वर है वही क्या है, तो ईश्वर ही सिद्धि ही चरम लक्ष्य होता है। मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर है। अगर आप सत्य की शरण में जाते हो तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इसके बाद फिर गांधी जी ने सत्य और ईश्वर को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। गांधी जी ईश्वर में और सत्य में कोई भेद नहीं मानते थे, कोई अंतर नहीं मानते थे। इसके बाद फिर ईश्वर विश्व के कण कण में व्याप्त है। गांधी जी कहते हैं
कि जो भगवान है, ईश्वर है, वह कण कण में व्याप्त है। ये तो अनेक लोगों ने अपने अपने अनुसार ईश्वर को मान लिया है, अपने अपने अनुसार ईश्वर की पूजा करते हैं, बाकी ईश्वर सब एक ही है, गांधी जी का ऐसा कहना था। ठीक है, और गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर विश्व के जितने भी कण हैं सब में निवास करता है और प्रत्येक आत्मा उसी का अंश होती है। इसके लिए मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा कही जा सकती है और मानव सेवा ईश्वर की सेवा होती है और यही मानव सेवा सच्ची आराधना होती है, ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी कहते थे कि मनुष्य में या और भी जितने भी जीव जंतु हैं सभी में ईश्वर का निवास होता है, सभी में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए अगर आप सच्चे मन से मानव सेवा भी करते हैं तो यह ईश्वर की सेवा ही होती है। ठीक है, ये गांधी जी कहते हैं अपने इस विचार में। इसके बाद फिर अगला आता है कि धर्म और राजनीति का समन्वय। तो गांधी जी ने धर्म के आधार पर ही राजनीति की इमारत खड़ी की थी और ये अपने सर्वप्रथम धार्मिक व्यक्ति भी मानते थे। मतलब गांधी जी अपने आप को धार्मिक व्यक्ति ही मानते थे और धर्म के कारण ही उन्होंने राजनीति शुरू की थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग धर्म के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे गांधी जी, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि धार्मिकता को राजनीति में लाना जरूरी है। अगर धार्मिक आधार पर हम राजनीति करते हैं या राजनीति को बढ़ावा देते हैं तो वह राजनीति अच्छी होती है, और अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो वह राजनीति अच्छी नहीं होती, ऐसा गांधी जी मानते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने धर्म के आधार पर ही राजनीति की एक इमारत खड़ी की थी। ये अपने को धार्मिक व्यक्ति भी मानते थे। इसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं, ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि हम जैसे ही नैतिक आधार का त्याग करते हैं धार्मिक नहीं रह जाते, और धार्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए वे राजनीति में ही आए थे। गांधी जी ने कहा था कि यदि हम नैतिक आधार को छोड़ देते हैं तो हम धार्मिक नहीं रह जाते, और जब व्यक्ति इन नैतिक आधार को त्याग देता है, नैतिक मूल्यों को त्याग देता है, तो वह अत्याचारी होने लगता है, ऐसा गांधी जी का मानना है। और धार्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए गांधी जी राजनीति में आए थे, इसीलिए धार्मिक मूल्यों का पाठ गांधी जी लोगों को पढ़ाते थे। इसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं धार्मिक जीवन का मानवता से संपर्क बनाए बिना पालन नहीं करूंगा, और मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक राजनीति में भाग न लूं। ठीक है, इसके बाद फिर ये सभी जीवों को ईश्वर में मानने के कारण उन्हें प्रेम एवं सहानुभूति की निगाह से देखते थे गांधी जी, और धर्म को राजनीति में उतारने का सर्वप्रथम श्रेय भी गांधी जी को ही दिया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, तो राजनीति में धर्म को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी की रही है। इसीलिए डॉक्टर D.S. शर्मा ने कहा है कि इतिहास में पहली बार गांधी जी ने राजनीति को धर्म के स्तर तक पहुंचाया था, बाकी इससे पहले किसी ने भी यह प्रयास नहीं किया था। इसके बाद फिर उनके दर्शन में धर्म, नैतिकता, राजनीति का उचित समन्वय हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति का समन्वय का अर्थ क्या है, तो ये सब आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है हृदय परिवर्तन। अब हृदय परिवर्तन का अर्थ क्या हो जाता है, तो गांधी जी इसके संबंध में कहते हैं कि सदैव विपक्षियों के हृदय को जीतना चाहिए, और गांधी जी भी हमेशा जो विपक्षी लोग होते थे उनका दिल हमेशा जीतना चाहते थे। उनका विश्वास था, मतलब गांधी जी का यह विश्वास था कि हिंसा से हिंसा का, क्रोध से क्रोध का, घृणा से घृणा का अंत कभी नहीं हो सकता। ये गांधी जी कहते हैं। क्रोध को किससे जीता जा सकता है, तो अहिंसा से। इसके बाद में फिर घृणा को भी किससे जीता जा सकता है, तो अहिंसा से, प्रेम से, सत्य से जीता जा सकता है। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हिंसा से हिंसा को नहीं जीता जा सकता, क्रोध से क्रोध को दूर नहीं किया जा सकता, घृणा से घृणा का अंत नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद फिर गांधी जी यह कहते हैं कि यह तथ्य कि दुनिया में अब भी इतने लोग जीवित हैं, यह बताता है कि वह शास्त्रों या शस्त्रों की शक्ति पर नहीं बल्कि सत्य और प्रेम की शक्ति पर टिका हुआ है।
ये गांधी जी कहते हैं इसमें। और गांधी जी पापी से घृणा नहीं करते बल्कि उनके पाप से घृणा करते हैं। और गांधी जी भी कहते थे कि व्यक्ति को कभी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए, मतलब पापी से घृणा कभी नहीं करना चाहिए, उसके जो पाप हैं उनसे घृणा करना चाहिए। गांधी जी हमेशा इस प्रकार की बातें बोलते थे। इसके बाद फिर पापियों, दुरात्माओं एवं दुष्टों में विचार परिवर्तन के द्वारा उन्हें उचित मार्ग पर भी लाया जा सकता है। और अगर हम प्रयास करेंगे तो जो पापी लोग हैं, दुरात्मा है, दुष्ट हैं, ये भी अच्छे मार्ग पर आ सकते हैं यदि हम प्रयास करेंगे तो। ये गांधी जी इस प्रकार की बातें बताते हैं। और जो भी दुष्ट व्यक्ति है उसके हृदय में भी परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु प्रेम, सत्य और अहिंसा के माध्यम से। इसके बाद फिर अगला बताते हैं अहिंसा के बारे में। तो अहिंसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ फ्रेंड। इसके बाद फिर सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में स्वदेशी और सर्वोदय, इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। फिर इसके बाद प्रजातंत्र के समर्थक, तो गांधी जी प्रजातंत्र के समर्थक मतलब लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का, जनता पर, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र होता है। और अगर इतना लंबा अर्थ भी आपको ना याद रहे तो सीधा सरल भाषा में आप इसको याद रख सकते हैं, जनता का शासन। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें महात्मा गांधी का समाजवाद। ठीक है, अब महात्मा गांधी का समाजवाद, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसमें गांधी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अपने अन्य विचारों की तरह समाजवाद भी गांधी जी की भारत की परंपरागत संस्कृति से मिले हुए संस्कारों की सामाजिक समझ ही थी। और गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में यह लिखा था कि समाजवाद में, ठीक है, तो हरिजन में उन्होंने लिखा था कि समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं, न तो कोई ऊंचा होता है और न कोई नीचा होता है। ये गांधी जी समाजवाद में कहते हैं। तो समाजवाद का सरल अर्थ आप याद रखें कि संसाधनों का समान वितरण करना। तो समाज के जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सभी में संसाधनों का समान वितरण करना ही समाजवाद कहलाता है। अब वो चाहे आर्थिक संसाधन हो, चाहे और कोई सा भी संसाधन हो। ठीक है, तो इन सभी का समान वितरण करना समाजवाद कहलाता है। अब इसके बाद में गांधी जी के समाजवाद में प्रमुख तत्व शामिल हैं। अब इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो पहला तत्व होता है इसमें आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता से तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए इसमें तो समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक समानता का प्रावधान गांधी जी ने किया था। मतलब भारत में सभी लोगों के पास इतने आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि वे भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, उनकी भी अच्छी आय होने लगे। इसके लिए हमेशा प्रयास हमें करना चाहिए। तो देखिए इसमें तो सबके लिए प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, गांव के किसान अन्न, इसके बाद वह दूध पैदा करते हैं। गांधी जी कहते थे कि हमारे भारत में किसान फसलों का उत्पादन करता है। इसके बाद फिर जो लोग दूध का व्यवसाय करते हैं वे दुग्ध उत्पादन का कार्य करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके बच्चे कई बार भूखे सोते हैं, कई बार इन लोगों को खाना नसीब नहीं होता है। ठीक है, बच्चे दूध की बूंद के लिए तरस जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है हमारे भारत में। इसके बाद फिर गांधी जी एक वर्ग की आवश्यकताओं को जरूरी तथा दूसरे वर्ग की आवश्यकताओं या ज़रूरतों की अवहेलना को अनुचित मानते थे। ठीक है, तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जिसे 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो जो व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जिसको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, तो गांधी जी इन दोनों में समानता लाने का प्रयास करते थे। मतलब कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको भी इतनी सहायता प्रदान की जाए कि वह भी अमीर वर्ग की श्रेणी में आ जाए। इसको आर्थिक समानता कहते हैं गांधी जी। इसके बाद फिर गांधी जी के समाजवाद में अगला पॉइंट आता है संरक्षकता का सिद्धांत। इसे संरक्षकता के सिद्धांत या न्यास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, जो मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। देखिए इसमें कि आर्थिक समानता वह सभी की ज़रूरतों के लिए गांधी जी ने धनी व साधन संपन्न लोगों से सिर्फ अपने साधन या अपने धन का उपयोग जरूरी आवश्यकताओं के लिए मालिक के रूप में करने की ज़रूरत बताई है। बाकी जो धन इनके पास बचता है तो वह जनता के कल्याण के लिए उस धन का उपयोग करें।
गांधी जी कहते थे कि जिन लोगों के पास या जो धनाढ्य व्यक्ति है, जिसके पास बहुत धन है, तो वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस धन का खर्च करे। उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं के लिए धन को खर्च करे। उसके बाद फिर जो धन बचता है वह जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए सुविधाओं में उसका या तो दान दें या अपनी इच्छा से सुविधाओं उन तक पहुंचाएं। गांधी जी कहते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि जो अमीर वर्ग है उसके पास जो पैसा बच रहा है उस पैसे का उपयोग गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो गांधी जी की सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा देखना चाहते थे जिससे किसी को भी वस्त्र व अन्न की परेशानी न हो। गांधी जी कहते थे कि भारत में नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं, हर देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि वहाँ के लोग कोई भी गरीब न रहे, वस्त्र को कोई न तरसे और अन्न को कोई न तरसे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं पर जनता का नियंत्रण होने की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद फिर असमानता प्राकृतिक होती है। अब देखिए इसमें तो गांधी जी का कहना था कि सभी व्यक्तियों को प्रकृति ही अलग अलग गुणों व क्षमताओं के साथ पैदा करती है, अतः उनकी बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में अंतर स्वाभाविक है, ठीक है। इसलिए जो व्यक्ति मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है या बौद्धिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको बौद्धिक रूप से मजबूत बनाया जाए। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाए। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको आर्थिक रूप से इतना सशक्त बनाया जाए कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उससे भी अच्छी आय प्राप्त हो। तो ये सब गांधी जी इस प्रकार की बातें बताते हैं। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें दमन का निषेध। तो देखिए इसमें तो उद्योगपतियों, जमींदारों व पूंजीपतियों का दमन करके समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकती, ये गांधी जी कहते थे, ठीक है। तो गांधी जी का कहना है कि जो उद्योगपति होते हैं, जमींदार होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, अगर हम चाहें कि इनका दमन करें और फिर समाज में समानता स्थापित करें तो ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तो गांधी जी ने इसको उचित भी नहीं माना था, ठीक है। और गांधी जी इनके बौद्धिक चातुर्य, प्रबंधन क्षमता, प्रशासनिक कला का उपयोग समाज के हित में आवश्यक समझते थे। तो गांधी जी कहते थे कि जो उद्योगपति होते हैं, जमींदार होते हैं, पूंजीपति होते हैं, हम इनकी प्रबंधन क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, इनकी प्रशासनिक कला का उपयोग समाज के हित में कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला है अहिंसात्मक सत्याग्रह। तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि धनी लोग अपनी संपत्ति को समाज के कमजोर लोगों के साथ बांटें, और इसके लिए गांधी जी ने जो अमीर लोग होते थे उनको समाज का संरक्षक बनने की भी सलाह दी थी। इसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं कि यदि आत्म प्रेरणा से नैतिकता का बोध नहीं करते तो फिर गरीब लोग अहिंसात्मक सत्याग्रह का सहारा लेकर उन्हें इसके लिए विवश भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि औद्योगिकीकरण आवश्यक नहीं है। तो भारत के लिए गांधी जी ने कुछ प्रमुख उद्योगों की स्थापना को तो ठीक माना, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बजाय मानव श्रम आधारित कार्यों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी गांधी जी ने की थी। गांधी जी का कहना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे उन्हें आय प्राप्त होगी और वह आर्थिक रूप से सक्षम भी बनेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है कि गांधी जी के सत्याग्रह की सिद्धांत की विवेचना। तो गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत की विवेचना में देखिए कि गांधी जी मानते थे कि समाज में यदि गलत, अशुभ और असत्य उपस्थित है तो उसके कारणों का विरोध अपने आत्मबल की शक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ये गांधी जी सत्याग्रह के सिद्धांत के अंतर्गत बातें बताते थे। इसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं कि असत्य अथवा अनैतिक कार्य उत्पन्न करने वालों के हृदय परिवर्तन के लिए स्वयं को कष्ट में रखना पड़ता है और अहिंसक तरीके से सत्य पर जोर दिया जा सकता है। इसके बाद फिर गांधी जी के विचारों में सत्याग्रह एक आधारभूत व
नैतिक विचार होता है जिसके द्वारा इन्होंने समाज को सत्य व ईमानदारी के मार्ग पर चलने व सत्य पर हमेशा अडिग बने रहने की भी शिक्षा गांधी जी ने दी थी। गांधी जी ने कहा था, समाज के सभी लोगों को समझाया भी था कि सभी लोग हमेशा सत्य का पालन करें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी विजय अवश्य होती है। इसके बाद फिर देखिए, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह आत्मा की शक्ति है, सत्य का आग्रह है। यह दूसरों को कष्ट देकर नहीं वरन स्वयं कष्ट सहन कर विरोधी पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये गांधी जी इसमें बताते हैं विचार अपने। अब इसके बाद देखिए आगे अगला है कि सत्याग्रह की विशेषताएं। और जो सत्याग्रह होता है तो इसके लिए गांधी जी कुछ विशेषताएं बताते हैं। तो पहली विशेषता यह होती है सत्य। सत्याग्रह की सबसे पहली ही विशेषता है कि सत्य। तो सत्य क्या है? तो सत्याग्रह का आधार ही सत्य है, क्योंकि सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह होता है। और सत्याग्रह का मुख्य आधार ही क्या है? सत्य है, जो ईश्वर रूप में ग्रहण किया गया है और जो सभी जगह विद्यमान है। गांधी जी के अनुसार शुद्ध अंतरात्मा की आवाज ही सत्य होती है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है अहिंसा। अब अहिंसा का अर्थ गांधी जी बताते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना ही अहिंसा है। ठीक है, और अहिंसा ही गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य हथियार था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है बलिदान। तो आत्मिक व सामाजिक उन्नति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि सत्याग्रह धर्म पर आधारित होता है। तो इसका अर्थ गांधी जी बताते हैं कि सत्याग्रह एक धर्म युद्ध होता है जिसमें ईश्वर की सहायता आवश्यक होती है, जो आत्मपीड़ा, अहिंसा, सत्य आचरण के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट गांधी जी बताते हैं कि सत्याग्रह क्रांति का विज्ञान है। अब सत्याग्रह क्रांति का विज्ञान कैसे है? तो देखिए, इसमें गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह क्रांति की अवधारणा प्रेम, अहिंसा, सत्य और त्याग पर आधारित होती है। सत्याग्रह में सत्याग्रही नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है और नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए वह विरोधी के हृदय में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और इसलिए सत्याग्रह को क्रांति विज्ञान भी या क्रांति का विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये गांधी जी सत्याग्रह की विशेषताएं इस प्रकार से बताते हैं। फ्रेंड, 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये विशेषताएं आपको लिखनी होगी 5 नंबर में। और अगर 3 नंबर में पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि सत्याग्रह की विशेषताएं बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है सत्य, अहिंसा, बलिदान, सत्याग्रह धर्म पर आधारित और सत्याग्रह क्रांति का विज्ञान। बस इतने पॉइंट लिख के खत्म कर देना 3 नंबर में। और अगर 5 नंबर में पूछे तो सब लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि गांधी जी के सर्वोच्च शुभ की अवधारणा। तो गांधी जी शुभ के संबंध में कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, इसमें शुभ के संबंध में गांधी जी के विचार या उनकी अवधारणा क्या है? तो सर्वोच्च शुभ ही यह धारणा नव वेदांत पर आधारित होती है। ठीक है, जो शुभ की धारणा है या जो शुभ की विचारधारा गांधी जी बताते हैं, तो यह किस पर आधारित है? ये नव वेदांत पर आधारित है। इसके बाद फिर देखिए, इससे पहला है कि गांधी समाजवादी है। तो सभी साधन समाज के हैं और जरूरतों के अतिरिक्त शेष संसाधन समाज के हित में ही होते हैं, ये गांधी जी कहते हैं। समाजवाद के अंतर्गत गांधी जी कहते थे कि समाजवाद का अर्थ होता है कि जो भी संसाधन है उसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, सबका बराबर अधिकार होता है। तो फिर सबको बराबर भी संसाधन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा है कि गांधी व्यक्तिवादी हैं। अब गांधी व्यक्तिवादी कैसे हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट व्यक्तित्व या स्वधर्म मानते हैं और गांधी जी कहते हैं कि उसे बाह्य दबावों से मुक्त होकर अपने विशिष्ट स्वधर्म के अनुसार आत्मिक विकास करना चाहिए। आत्मिक मतलब उसकी आत्मा का, उसके स्वयं का विकास करना चाहिए। इसके बाद फिर गांधी जी का यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है।
गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास होता है, और अपने स्वधर्म के अनुसार जीते हुए व्यक्ति को अपने भीतर जो ईश्वर या निहित ईश्वरीय संभावना का पूर्ण विकास व्यक्ति को करना चाहिए। ये गांधी जी इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है, इसलिए सभी के आत्मिक विकास का रास्ता भी अलग अलग ही होता है। अगर कोई व्यवस्था सभी को एक ही ढांचे में बांध लेना चाहती है तो वह गलत होगा, वह अनैतिक होगा, क्योंकि वह व्यक्ति के स्वधर्म का सम्मान नहीं करती है। इसके बाद फिर आमतौर पर व्यक्तिवादी व समाजवादी ये विरोधी शब्द होते हैं, पर गांधी जी एक साथ दोनों वर्गों में शामिल हैं। इसके बाद फिर इस प्रकार गांधी जी ने अपनी सर्वोच्च शुभ की अवधारणा में मानवीय विकास व स्वतंत्रता तथा सामाजिक प्रगति के मध्य संतुलन की स्थापना की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गांधी जी के शुभ की अवधारणा भी समाप्त हो जाती है। तो एग्जाम में आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी की शुभ की अवधारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो 5 नंबर में आपको ये सब लिखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए गांधी जी के विचारों की आलोचना। अब गांधी जी के विचारों की आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है, तो देखिए इसमें पहला आलोचना का कारण है कि विरोधाभासी विचार। तो विरोधाभासी विचार, इसका मतलब क्या हो जाता है कि गांधीवाद अस्पष्ट एवं विरोधाभासी दर्शन है, मतलब इसमें विरोध उत्पन्न होता है गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के दर्शन से। कैसे विरोध उत्पन्न होता है, तो देखिए इसमें कि एक स्थान पर गांधी जी राज्य का विरोध करते हैं तो दूसरे स्थान पर राज्य के अस्तित्व को स्वीकार भी कर लेते हैं। ये 2 बातें गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, और एक तरफ अहिंसा की वकालत गांधी जी करते हैं तो दूसरी तरफ हिंसा को कुछ स्थितियों में आवश्यक भी बताते हैं। क्या ये सही है? तो इसमें व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर गांधी जी कहना क्या चाहते थे। ये आलोचना का पहला आधार। दूसरा है कि मौलिक विचार नहीं होता इनके विचारों में या इनके दर्शन में। तो मौलिक विचार नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, देखिए कि गांधीवाद की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि वह मौलिक नहीं है। इसमें उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद और अराजकतावाद आदि तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है पूंजीवाद के समर्थक भी हैं। तो गांधी जी व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजी के समर्थक हैं। वे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर भी जोर देते हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इससे तो पूंजीवाद की जड़ें और मजबूत होगी। गांधी जी कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति है तो वह अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च करे और जो पूंजी उसके पास बच रही है उसका उपयोग गरीब वर्ग के कल्याण के लिए उसका खर्च करे या उसको व्यय करे। तो जो बची हुई पूंजी है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो गांधी जी ने कहा कि सामाजिक कल्याण में उसका उपयोग किया जाए। जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसका कल्याण किया जाए, उसको सहायता दी जाए, उसको सुविधाएं प्रदान की जाए, जो व्यक्ति पिछड़ा है या जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको। लेकिन क्या ये संभव है? जिस व्यक्ति के पास भी पैसा ज़्यादा होता है क्या वह गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करता है? बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए अपनी पूंजी दान करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का यह सिद्धांत कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये कभी भी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सफल नहीं हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट है कि राज्य का विरोध अनुचित। तो गांधी जी की आलोचना भी इस आधार पर, या गांधी जी के विचारों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि गांधी जी के अनुसार राज्य हिंसा बढ़ाते हैं, ये गांधी जी कहते हैं, और इसलिए राज्य का गांधी जी विरोध करते थे। लेकिन क्या यह सत्य है कि राज्य के बिना लोक कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक सरकार नहीं होगी, जब तक देश नहीं होगा, तब तक क्या लोगों कल्याण संभव है? नहीं है। तो वर्तमान में राज्य के द्वारा लोक कल्याण हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं और राज्य को समाप्त करना गलत है, राज्य को समाप्त करना अनुचित है। ठीक है, तो इस आधार पर भी गांधी जी की आलोचना की जाती है। अगला पॉइंट है कि राजनीति और धर्म का मिश्रण अनुचित है। तो गांधी जी राजनीति में धर्म का प्रवेश या धर्म को शामिल करना चाहते हैं, किंतु वर्तमान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो जब
हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं तो क्या इसमें धर्म को शामिल करना उचित है? नहीं है। तो गांधी जी की इस आधार पर भी या गांधी जी के विचारों के इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। अगला है कि सत्याग्रह का गलत प्रयोग। तो गांधी जी ने सत्याग्रह पर जोर दिया है, परंतु वर्तमान में सत्याग्रह का दुरुपयोग भी हुआ है। हर कोई गांधीवाद की आड़ में भूख हड़ताल करता है, उपवास करने लगता है, आमरण अनशन करने लगता है और इसका कानून और व्यवस्था पर भी गलत असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी आधार हैं, इन आधारों पर गांधी जी की आलोचना भी की जाती है। अब इसके बाद देखिए गांधी जी के नीति शास्त्र में कुछ दोष हैं। तो कौन कौन से दोष है गांधी जी के नीति शास्त्र में? तो पहला दोष यह है कि सत्याग्रह और अहिंसा का व्यावहारिक प्रयोग केवल ऋषियों के विषय की वस्तु है। ऋषियों, महर्षि या जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए विषय की वस्तु है सत्याग्रह और अहिंसा का उपयोग करना। आम आदमी इनका प्रयोग नहीं कर सकता, इनका प्रयोग साधारण सांसारिक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और अगर व्यक्ति इसका पालन करता भी है सत्याग्रह का, अहिंसा का, तो ये एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। इसके बाद फिर अगला आता है कि गांधीवादी नीति पर कठोरतावाद का आरोप लगाया जाता है और इसमें मनुष्य की इंद्रियों के दमन की बात भी कही गई है। अगला है कि गांधी जी का नीति शास्त्र सुव्यवस्थित नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आ जाते हैं जैसे सहज ज्ञानवाद, बुद्धिवाद और संन्यासवाद। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि गांधी जी कोमल भावनाओं जैसे प्रेम, अहिंसा, दया, सहानुभूति इत्यादि पर आवश्यकता से अधिक जोर देते हैं और कठोर भावनाओं जैसे युद्ध प्रियता, ठीक है, जैसे युद्ध प्रियता, वीरता, साहस, अहंकार, शक्ति, प्रदर्शन की इच्छा इत्यादि पर उचित ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब आलोचना के आधार हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि गांधी जी के विचारों की आलोचना कीजिए, तो आपको ये एग्जाम में लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे कि गांधीवाद और मार्क्सवाद। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। ठीक है, तो गांधी जी और जो कार्ल मार्क्स थे इन दोनों के बीच में कुछ समानता, मतलब इनके कुछ विचार मिलते हैं और कुछ विचार इनके नहीं मिलते हैं। तो जो विचार इनके मिलते हैं उसको हम समानता के अंतर्गत पढ़ेंगे और जो गांधी जी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचार नहीं मिलते हैं उसको हम असमानता के अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो पहले देखिए इसमें गांधी जी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचारों में समानता। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद में समानता में देखिए इसका पहला पॉइंट यह होता है कि दोनों श्रम को महत्व देते हैं। ठीक है, दोनों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम दिया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार फिर पारिश्रमिक भी दिया जाना चाहिए। ये समानता दोनों के विचार में। दूसरा पॉइंट आता है कि राज्य के संदर्भ में दोनों अराजकतावादी दार्शनिक हैं, मतलब दोनों ही राज्य का विरोध करते हैं। फिर इसके बाद में अगली समानता का आधार है कि दोनों के लक्ष्य समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि दोनों विचारधाराएं समानता और सामाजिक न्याय पर बल देती है और शोषण का विरोध करते हैं, दोनों ही। इसके बाद फिर ये गरीबी और दरिद्रता को दूर कर संसाधनों का समान वितरण करना चाहते हैं, दोनों ही चाहते थे, गांधी जी भी और कार्ल मार्क्स भी। तो ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद, मतलब गांधी जी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचार में समानताएं लिखिए। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर में लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए इनके बीच में असमानताएं। तो असमानताओं के आधार में पहला पॉइंट आता है पद्धति का अंतर। तो इसमें देखिए कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में पद्धति का अंतर होता है। गांधीवाद अहिंसा और प्रेम पर आधारित था, जबकि जो मार्क्सवाद है वह साध्य प्राप्ति हेतु हिंसा के प्रयोग को भी आवश्यक समझता था। यह अंतर हुआ दोनों में, यह असमानता का पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि ईश्वर व धर्म का विरोध। तो मार्क्सवाद अनिश्वरवादी है और धर्म को अफीम कहता है, जबकि गांधी जी धर्म ईश्वर में या धर्म ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे गांधी जी। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि दार्शनिक आधार। तो मार्क्सवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है, मतलब दिखावा होना चाहिए उसमें, जबकि गांधी जी या गांधीवाद आध्यात्मिकतावादी विचारधारा है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें साधनों की शुद्धता।
तो मार्क्सवाद केवल साध्य की पवित्रता पर बल देता है, जबकि गांधीवाद साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता पर भी बल देता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है? तो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, एक व्यक्ति के पास अब अधिकार होता है, तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। फिर विकेंद्रीकरण क्या है? तो जब अधिकार अपने अधीनस्थों में बांट दिए जाते हैं या निर्णय लेने का अधिकार अपने अधीनस्थ को भी सौंप दिए जाते हैं, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो हमारे भारत में जैसे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार अगर पूरे भारत के लिए निर्णय लेगी अकेली, तो वह केंद्रीकरण होगा। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार जब राज्य की सरकारों को भी होता है, तो वह विकेंद्रीकरण होगा। इसके बाद में इससे और अच्छा और सरल उदाहरण है हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं कि हमारी जो पंचायतें होती हैं वे निर्णय लेती हैं अपने स्तर पर, और जो शहरी निकाय होते हैं ये अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं। तो यह विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि मार्क्सवाद औद्योगिकरण में विश्वास करता है तथा विशाल उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों का अधिक से अधिक मशीनीकरण करना चाहता है। मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। वहीं गांधी जी क्या कहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ गांधी जी कहते हैं कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसमें छोटी छोटी मशीनों का उपयोग किया जाए ताकि इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। गांधी जी का कहना था अगर हम बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं तो इसमें व्यक्ति बेरोजगार होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि वर्ग संघर्ष का विरोध। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष के प्रश्न पर भी मतभेद है। मार्क्स वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं, जबकि गांधी जी समन्वय पर बल देते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में अंतर। तो मार्क्सवाद व्यक्तिवादी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है तथा संपूर्ण संपत्ति का स्वामित्व समान अथवा राज्य को प्रदान करना चाहता है, जबकि गांधी जी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आप में कोई बुराई नहीं समझते और न ही उसे नष्ट करना चाहते हैं। वह संपत्ति के संग्रहकर्ता को स्वामी नहीं घर न्यासी बनाकर रखना चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, आवश्यकता के अनुसार उसका खर्च करें, और जब उसके पास संपत्ति या पैसा बचता है तो उस पैसे का उपयोग गरीब वर्ग के कल्याण के लिए उसको खर्च करें। ठीक है, ये गांधी जी कहते थे। तो ऐसे इन दोनों के विचारों में असमानता भी होती है। तो गांधी जी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचारों में हमने आपको समानता तथा असमानता के बारे में पढ़ाया। अब अंत में देखिए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप ध्यान रखें, आपको सिर्फ 1/3 निष्कर्ष ही लिखना है। ठीक है, जितने शब्द आपने लिखे हैं मतलब 200 शब्दों में जब आपसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है तो उसका 1/3 आपको लिखना है, इससे ज़्यादा निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है। इसमें देखिए फिर तो निष्कर्ष यह है कि उपर्युक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि गांधी जी के पास जीवन के विषय में आदि से अंत तक के पूर्ण विचार थे, जिज्ञासा थी, उसकी साधना के लिए सतत पुरुषार्थ था। जीवन का प्रत्येक पहलू, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर दार्शनिक हो, गांधी जी की विचारधारा में जितना प्रस्फुटित हुआ है उतना शायद और किसी की विचारधारा में नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह निष्कर्ष खत्म हो जाता है। अब ये जो गांधी जी का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नया वीडियो हम आपके लेकर जल्द ही लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।